वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लूसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लूसेंट सेशन का ये पार्ट 21 होगा जिसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयाग के पास हुआ था। कहाँ पर? कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया था। किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? श्री गुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था घटोत्कच। ये कब से कब तक शासन किया था? तो श्री गुप्त के मरने के बाद 280 ईस्वी में घटोत्कच जो है वो शासक बना और 320 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था। किनसे किया था? कुमार देवी से शादी किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 से 320 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे दे रखा है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था? 335 ईस्वी में। इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। इन्हीं विजय के कारण जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। और इसे कविराज भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। नोट में दे रखा है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। तो समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था।
ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कितने ईस्वी में? 380 ईस्वी में। और समुद्रगुप्त जो है वो कब बैठा था राजगद्दी पे? 335 ईस्वी में बैठा था राजगद्दी पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के कब चलवाए थे? शक पर विजय के उपलक्ष्य में। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साब कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या के प्रमुख दो केंद्र कौन सब थे? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ये विद्या के दो प्रमुख केंद्र थे। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करते थे, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। किसमें? नवरत्न में। कालिदास के अतिरिक्त इनमें कौन सब थे? धन्वंतरी थे, छपनक अर्थात फलित ज्योतिष के विद्वान, अमर सिंह कोशकार, शंकु वास्तुकार, वेताल भट्ट, घटकरपर, वाराह मिहिर खगोल विज्ञानी एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उसमें सबसे अग्रगण्य कौन थे? कालिदास थे। और इनके जो अतिरिक्त थे उनका नाम है धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वाराह मिहिर एवं वररुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधी विग्रहिक सचिव कौन था? वीरसेन। और ये शैव मातालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? वीरसेन ने। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। कौन? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो वो बना था कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट को ही गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। और ये जो कुमारगुप्त फर्स्ट है ये 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 454 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के ही द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? स्कंदगुप्त हुआ था। और ये जो स्कंदगुप्त है ये 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। किसको किया था? पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। हुन का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में।
अंतिम गुप्त शासक का क्या नाम था? उनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। देश के जो शासक थे उसको गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। तो भुक्ति जो थी उसके शासक क्या कहलाते थे? उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। भुक्ति के नीचे प्रशासनिक इकाई जो होती थी उसका नाम क्या था? विषय, जिसके प्रमुख कौन थे? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? दंडपाशिक। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक हुआ करता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? उसे चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या था? ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? उसे पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो कहाँ पर उल्लेख है? दामोदरपुर ताम्रपत्र में। भू राजस्व जो होता था वो कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र क्या होता था? तो कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, यह वास्तु क्या होता था? वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। सील, ये सील क्या होता था? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, तो जो भूमि जोतने योग्य न हो उसे सील कहा जाता था। अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, तो जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। अब दे रखा है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। तो विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और पार्वती मंदिर, ये कहाँ पर थे? मध्य प्रदेश में थे। तो विष्णु मंदिर जो है ये तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में था। और शिव मंदिर 2 थे, एक था भूमरा नागोडा मध्य प्रदेश में और दूसरा शिव मंदिर था खोह नागौड़ मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर ये कहाँ पर था? पार्वती मंदिर था नैना कुठार में, ये भी मध्य प्रदेश में ही था। और दशावतार मंदिर, ये जो दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में था। भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ पर था? तो ये भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में था। और ये जो था इसका निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। तो उस समय में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? घंटी यंत्र का या फिर रहट का प्रयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। तो गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन सा था? उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी किया गया था? गुप्त राजाओं के द्वारा। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है ये ओशनम स्मृति में मिलता है। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है और जाति के रूप में कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कहाँ पर? विंध्य जंगल में सबर जाति के जो लोग थे वो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी गोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो पहली बार जो सती होने का प्रमाण है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्धि वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। तो गुप्त का राजचिन्ह क्या था? गरुड़ था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये ललितपुर जिला में है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। कहाँ पर? गुफा संख्या 17 में। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है और ये पंचतंत्र जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणांश और अपरिच्छाकारित्व। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो इसके जो 5 भाग थे वो थे मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट
पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा किया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। तो ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। वृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? वृहत संहिता जो है ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना भी की है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। कौन? ब्रह्मगुप्त। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकान्य ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था। तो पलकान्य के द्वारा क्या लिखा गया था? हस्त्यायुर्वेद। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। तो ये जो नवनीतकम है इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? नुस्खे का किया गया है, सूत्र का और उपचार विधियों का किया गया है। और ये पुस्तक गुप्त काल में ही लिखा गया था। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। दोस्तों, यदि आप लुसेंट जीके के 20 पार्ट और भी देखना चाहते हैं तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से आप लुसेंट के सारे पार्ट जो हैं देख सकते हैं। आगे दे रखा है मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए अस्मरणीय है। भास के 13 नाटक जो है वो इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गारे, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन कहाँ पे किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। ये प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। किसका अनुवाद हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। ऐसी दूसरी रचना है कौन सी? भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थे। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से आप वो सभी पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।